नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड नोडिया जुड़ी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुए। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। जैसे जैसे बच्ची अपने आवेगों को नियंत्रित और निर्देशित करना सीखती है, वह अपनी इच्छा शक्ति विकसित करती है। अहंकार की पहचान निचले चक्रों से आने वाली आवेगों और प्रवृत्तियों को छांट कर और यह तय करके विकसित होती है कि किसे सक्रिय करना है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अहंकार अब छाया और विकसित हो रहे व्यक्तित्व के बीच मध्यस्थ बन जाता है। अहंकार अपनी बढ़ती हुई स्वयं की परिभाषा के अनुसार इन्हें छांटता है। यदि मेरी को गुस्सा होने के लिए दंडित किया जाता है, तो उसका विद्रोही गुस्सैल स्वभाव उसका एक छाया हिस्सा बन जाएगा, जबकि उसका प्रसन्न और शांत पक्ष उसके व्यक्तित्व का कैदीय हिस्सा बन जाता है। उसका अहंकार आंतरिक कार्यकारी के रूप में यह करता है कि व्यक्तित्व के कौन से हिस्से नौकरी पर रखे गए हैं और कौन से थके हुए हैं। नियंत्रण और आत्मनियंत्रण नियंत्रण के इस संघर्ष का एक हिस्सा शौचालय प्रशिक्षण के क्षेत्र के सामने आता है। अक्सर माता पिता और बच्चे के बीच इच्छा शक्ति के संघर्ष शौचालय प्रशिक्षण में उन मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीखना शामिल होता है जिन्हें पहले उस समय प्रतिक्रिया करने की अनुमति थी। इसके लिए वे बुनियादी ऊर्जावान सिद्धांतों में महारत हासिल करना आवश्यक है। पकड़ बनाए रखना और छोड़ देना है। इन सिद्धांतों का समन्वय जीवन के लिए पैटर्न स्थापित करता है जो चरित्र संरचना में गहराई से समा जाते हैं। अगर किसी को खुद को गंदा करने के लिए शर्मिंदा किया जाता है या उसे जल्दी शौचालय जाने की आदत डाल दी जाती है, तो छोड़ देना शर्मिंदगी से जुड़ जाता है। उसे लगता है कि उसके भीतर जो कुछ है किसी ना किसी से बुरा है और उसे हर समय नियंत्रित और रोका जाना चाहिए। अगर किसी पर आक्रमण किया जाता है या प्राकृतिक समय के विरुद्ध उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे एनीमा या समय पर काम करने के आवेगों के माध्यम से, तो उसे रोकना अवज्ञा का कार्य बन जाता है और उसे छोड़ देना समर्पण का कार्य। ये मूलभूत ऊर्जावान अभिव्यक्तियां तब उभरती स्वायत्तता का हिस्सा नहीं रह जाती, बल्कि अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा निर्देशित होती हैं। पकड़ना या छोड़ देना बाहरी रूप में नियंत्रित हो जाते हैं। हम दूसरों के द्वारा शासित हो जाते हैं और अपनी कुछ जीवंतता और आनंद खो देते हैं। हालांकि अगर बच्चे को सहज समय बोध का सम्मान और समर्थन किया जाता है, तो वह शाब्दिक और क्षणिक रूप से अपनी शारीरिक अभिव्यक्ति पर अपने आंतरिक नियंत्रण पर भरोसा करना सीख जाती है। इसका परिणाम आत्मविश्वास होता है। एरिक एरिक्सन ने इस अवस्था को स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह नाम दिया है, जिसका अर्थ है हम इस अवस्था से या तो स्वायत्तता के साथ या शर्म संदेह के साथ गुजरते हैं। या इस बात पर निर्भर करता है कि इस अवस्था और पिछले चरणों को कैसे संभाला जाता है। स्वायत्तता के बिना हमें शर्मिंदगी के मुक्त प्रभाव पर निरंतर नजर रखती है। एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था का सफल संचालन हमें शक्ति और इच्छा शक्ति के विशिष्ट तृतीय चक्र विशेषताएं प्रदान करती हैं। जैसे जैसे मांसपेशियां परिपक्व होती हैं, आत्मनियंत्रण को क्षमता के साथ साथ विनाश करने की क्षमता भी विकसित होती है। एक बच्चा उन्मत्त गतिविधि में मेज से लैंप गिरा सकता है और अपनी बहन को मारने की इच्छा को नियंत्रित करना सीख सकता है। बच्चे का काम अपनी सहजता, आत्मविश्वास या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आनंद खोए बिना उचित
नियंत्रण सीखना है। जब शर्म और संदेह हावी हो जाते हैं तो स्वायत्त सीमित हो जाती है। हम बड़े होकर दूसरों द्वारा परिभाषित और नियंत्रित होते हैं। जब निचले चक्र अधूरे होते हैं और उनके कार्य पूरे नहीं होते तो व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। यदि माँ पर्याप्त मातृत्व या विश्वास प्रदान नहीं करती, या यदि भावनात्मक वातावरण इतना उलझा हुआ या अस्थिर है कि बच्चा उसमें डूब जाता है, तो व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। कुछ मामलों में अलगाव और विद्रोह भी हो सकता है, लेकिन नियंत्रण का प्रतिरोध नियंत्रण से मुक्ति के समान नहीं है। जब तक हम प्रतिरोध करते हैं, हम उस व्यक्ति से प्रभावित और निर्धारित होते रहते हैं जिसका हम विरोध करते हैं। रोलो से कहते हैं, यदि इच्छा शक्ति विरोध बनी रहती है तो वह उस पर निर्भर रहती है जिसका वह विरोध कर रही है। विरोध अर्थ विकसित इच्छा शक्ति है। यह चरण व्यक्ति की स्वायत्तता के शुरुआती उभार का प्रतीक है, चाहे वह कितना भी अजीब या अनिश्चित क्यों न हो। और माता पिता इस प्रक्रिया को आसानी से रोक या प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चे को एक स्वायत्त प्राणी के रूप में कार्य करने या खुद को स्वायत्त करने के अधिकार से वंचित करते हैं, तो हम उसे जीवन भर उस अधिकार पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम इस महत्वपूर्ण चरण में स्वायत्तता को रोका जाता है, जैसा कि दंड, शर्मिंदगी और अत्यधिक नियंत्रण के माध्यम से कई लोगों के साथ होता है, तो व्यक्तिकरण प्रक्रिया या प्रतिरोध या समर्पण में बन जा बन जाती है और कभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। हम या तो बहुत कसकर लेते हैं या बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। सहज और आनंद की अग्नि क्षीण हो जाती है, इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है और व्यक्तिगत शक्ति वह उत्तरदायित्व की भावना क्षीण हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक अपूर्ण तीसरा चक्र बनता है जो ऊपरी चक्रों को पर्याप्त रूप से सहारा दे नहीं पाता और ठोस अभिव्यक्ति और चेतना की पूर्ण अनुभूति दोनों से अवरुद्ध हो जाता है। दूसरी ओर, यदि बच्चे की इच्छा शक्ति विवेकहीनता या उचित सीमाओं के प्रति सम्मान के बिना अत्यधिक भोगी जाती है, तो अहंकार का विस्तार होता है। ऐसे बच्चों के बारे में कहा जाता है कि ये माता पिता के कंधों पर सवार होते हैं और अपनी शक्ति का अतिशयोक्तिपूर्ण बोध करते हैं। वे अपने जीवन में कई बार गिरते हैं, जिससे हीनता और श्रेष्ठता की भावनाओं के बीच द्वंद्व पैदा होता है। उनमें सीमाओं द्वारा प्रदत्त वह क्षमता नहीं होती जो सच्ची अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। तुरंत परिणामों की उपेक्षा करते हुए उनमें अधिक कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतरिक अनुशासन का अभाव हो सकता है, जो हमें अपनी शक्ति का सच्चा बोध कराता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वायत्त व्यक्तित्व के रूप में बड़े हों, शक्ति प्राप्त करें और जिम्मेदारी स्वीकार करें, तो हमें नाजुक उभरते हुए अहंकार को दबाए बिना उन्हें उचित मार्गदर्शन देना होगा। घास के एक नए पत्ते की तरह यह अहंकार बहादुरी और कोमलता से अपनी पहली कोपलों के जमीन से ऊपर धकेल रहा है, आकाश के प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। आइए हम धैर्य और इच्छा शक्ति के साथ सावधानी से आगे बढ़े और इसे बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषण दें, और इस प्रक्रिया में धैर्य और इच्छा शक्ति हमारा मार्गदर्शन करें। इनकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस अध्याय की अगली कड़ी कल फिर लेकर आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।